ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1191, 2 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स, भाग 3। इवान किले के शीर्ष पर बैठा था जो एक अवरोध से ढका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, विश्वकोर के साथ अपने संबंध को महसूस करते हुए। जैसे ही उसने विश्वकोर से जुड़ने की कोशिश की, उसके कोर पर उकेरा गया सितारा के आकार का निशान, जो विश्वकोर के साथ उसके संबंध को दर्शाता था, चमकने लगा। महल में इवान के क्लोन ने विश्वकोर के भीतर हल्के नीले रंग के शुद्धसार की कुछ बूंदों को देखा और पाया कि वे थोड़ा कांप रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा हो। विश्वकोर के साथ अपने संबंध के माध्यम से इवान को एहसास हुआ कि वह थोड़े समय के लिए अपनी समझ की क्षमता को बढ़ाने के लिए शुद्धसार का उपयोग कर सकता है। इस समय के दौरान वह सभी अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएगा, और यदि वह अपने पास मौजूद सभी शुद्धसार का उपयोग करता है तो शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को कम से कम 90% तक बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। शून्य ऊर्जा की अपनी समझ बढ़ाने के अलावा वह अपने कोर की रैंक बढ़ाने या अपने भौतिक शरीर या आत्मा को मजबूत करने के लिए शुद्धसार का उपयोग भी कर सकता था। अगर यह सामान्य समय होता तो इवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए शुद्धसार का उपयोग करना चुनता। वर्तमान में उसका सबसे मजबूत पहलू उसकी आध्यात्मिक शक्ति थी, जो पहले से ही एक सामान्य शुरुआती स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर के बराबर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सम्राट की नज़र कौशल का उपयोग करके लाखों राक्षसों को पंगु बना सकता था, और यहाँ तक कि एक पीक रैंक 3 कोर रिवॉल्वर भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता था। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती गई, उसकी समझने की क्षमता भी उसके साथ बढ़ती गई, क्योंकि अवधारणाओं को समझने के लिए एक मजबूत आत्मा की आवश्यकता होती है। हालांकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शुद्धसार का उपयोग करना उसके लिए सबसे फायदेमंद था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने जो आगे करने की योजना बनाई थी उसके लिए उसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। भले ही उसका वर्तमान ऊर्जा भंडार पहले से ही कुछ मध्य स्तर रैंक 3 कोर रिवॉल्वर्स से भी अधिक था, लेकिन वह जानता था कि उच्च स्तर कोर रिवॉल्वर्स का सामना करते समय ये पर्याप्त नहीं होगा जो रैंक 5 या 6 पर पहुंच गए थे। मध्य स्तर रैंक 3 पर पहुंचने के बाद मुझे अपने स्टेट पॉइंट्स में काफ़ी वृद्धि मिलनी चाहिए, इवान ने खुद से कहा, और आखिरकार उसने न केवल अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए बल्कि अपनी समग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने कोर की रैंक बढ़ाने का फैसला किया। जिस क्षण इवान ने अपने कोर की रैंक बढ़ाने का फैसला किया, विश्व कोर के भीतर शुद्धसार की बूंदें एक के बाद एक गायब होने लगीं। इवान के शरीर के अंदर उसके कोर पर उकेरा गया तारा आकार का निशान बेतहाशा चमकने लगा, और कहीं से भी वहां हल्के नीले रंग की शुद्धसार की बूंदें दिखाई दीं। जिस क्षण शुद्धसार की बूंदें दिखाई दी, उसका प्राइमोडियल मोनार्क कोर तेजी से घूमने लगा और उसमें से एक शक्तिशाली सक्शन बल निकला जिसने तुरंत शुद्धसार को अवशोषित कर लिया। जैसे ही उसने शुद्ध सार को अवशोषित किया, सार बड़ी मात्रा में ऊर्जा में पिघल गया और उसके कोर की रैंक बढ़ने लगी। वह कुछ दिन पहले ही रैंक 3 में पहुंचा था और अभी भी रैंक 3 के शुरुआती स्तर के शुरुआती बिंदु पर था। हालांकि जैसे जैसे उसका कोर शुद्ध सार को परिष्कृत करता गया, 5 मिनट से भी कम समय में उसका कोर शुरुआती स्तर रैंक 3 के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि वह शुरुआती स्तर रैंक 3 के शिखर पर पहुंच गया, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा शुद्ध सार बचा हुआ था और उसका कोर अभी भी उसे तेजी से परिष्कृत कर रहा था। शुद्ध सार की निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के तहत मध्यस्तर रैंक 3 तक उसके रास्ते को अवरुद्ध करने वाली दीवार कांच की शीट की तरह नाजुक थी और बिना किसी प्रतिरोध के टूटने लगी। प्राइमोडियल मोनार्क कोर की घूमने की गति लगातार बढ़ती रही और इसके साथ ही शुद्ध सार की शोधन गति भी बढ़ती गई। क्रैक क्रैक, इवान ने किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी और एक आखिरी धक्का के साथ मध्यस्तर रैंक 3 तक उसके रास्ते को अवरुद्ध करने वाली दीवार टूट गई और उसके कोर से ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा जो उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके सभी स्टेट पॉइंट बढ़ गए। उसकी शारीरिक शक्तियों के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई। हालांकि यह मध्यस्तर रैंक 4 तक नहीं पहुंच पाया और उससे काफी दूर था, लेकिन उसे जो बढ़ावा मिला वह काफी महत्वपूर्ण था। मध्य स्तर रैंक 3 तक पहुंचने के बाद भी अभी भी काफी शुद्ध सार बचा हुआ था और जैसे जैसे उसका कोर इसे परिष्कृत करता गया, इसकी रैंक बढ़ती गई। कुछ ही मिनटों में उसने शेष शुद्ध सार को परिष्कृत किया और उसकी रैंक मध्य स्तर रैंक 3 के शुरुआती चरण से मध्य स्तर रैंक 3 के अंतिम चरण तक पहुंच गई, लगभग मध्य स्तर रैंक 3 के शिखर तक पहुंच गई और एक बार फिर से टूट गई। इवान ने गहरी सांस ली क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखों में पछतावे की झलक दिखाई दी। अगर वह रैंक 5 एल्ड्रिच और अभी वर्ल्ड कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया होता तो मुझे यकीन है कि मैं आसानी से रैंक 3 के शिखर तक पहुंच सकता था और मेरे पास अपने अन्य पहलुओं को मजबूत करने के लिए अभी भी कुछ शुद्ध सार बचा होता, उसने अपनी सांस के नीचे कहा और खड़ा हो गया।
खड़े होने के बाद इवान ने परिवर्तनों को देखने के लिए अपनी स्थिति विंडो की जांच करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह इस पर ध्यान केंद्रित कर पाता, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने अपना हाथ अपनी छाती पर उत्कीर्ण रून ऑफ इवोल्यूशन पर रख दिया। अपने कवच को नियंत्रित करते हुए उसने अपनी छाती को ढंकने वाले कपड़ों को गायब कर दिया, जिससे रून प्रकट हो गया जो किसी तरह के परिवर्तन से गुजर रहा था। इसमें क्या गड़बड़ है? जब इवान ने रून ऑफ इवोल्यूशन से असामान्य प्रतिक्रिया देखी तो वह भौंचक्का रह गया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके इसे स्कैन किया, लेकिन इसके बावजूद वह कोई स्पष्ट विसंगति नहीं देख सका। जैसे ही इवान परिवर्तनों पर विचार कर रहा था, उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा और पूरा अज़रागोत विश्व कांपने लगा। अपना सिर उठाते हुए इवान की नज़र लाल नारंगी आसमान की ओर गई, जहां अशुभ दरारें दिखाई देने लगी थीं, जैसे कि कुछ या कोई आसमान को चीर रहा हो। दरार तेजी से चौड़ी हो गई और अज़रागोत दुनिया भर में कंपन तेज हो गए। फैलती दरार के साथ साथ शक्तिशाली आभाएं सभी दिशाओं में फैल गईं, जो दम घुटने वाली लहर की तरह पूरी दुनिया में फैल गईं। इवान ने विकास के रून पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वे यहाँ हैं, उसने धीमी आवाज में कहा और उसकी गहरी काली आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। अध्याय 1192 आइस कोकून। आर्गह। सामान्य तौर पर यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके कोर में कुछ गड़बड़ है। बेशक उसके कोर में कुछ गड़बड़ है, जोडा ने तथ्यात्मक लहजे में जवाब दिया। क्या आप भूल गए हैं कि मास्टर ने हमें उसकी पहचान के बारे में क्या बताया था? मैं भूली नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि विकास के दौरान उसका कोर इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, एलिसिया ने चिढ़कर कहा, क्योंकि वह ट्री ऑफ लाइफ की ओर चल रही थी। वर्ल्ड ट्री की तरह, जो ड्रार्ड्स को सोर्स पिल की सहायता के बिना एस रैंक से रैंक 1 तक विकसित होने में मदद कर सकता है, ट्री ऑफ लाइफ में भी कोर इवोल्यूशन में सहायता करने की क्षमता है। एलिसिया ने ट्री ऑफ लाइफ का उपयोग पृथ्वी और उन लोगों को मजबूत करने के लिए करने का इरादा किया था जिनमें कोर इवोल्वर बनने की क्षमता थी। एस रैंक से रैंक 1 तक कोर विकसित करने की प्रक्रिया हमेशा दर्दनाक होती थी, क्योंकि विकास ने मौलिक रूप से एक व्यक्ति के शरीर को बदल दिया और यहाँ तक कि उनकी जाति को भी बदल दिया। लेकिन वैलेरी की स्थिति सामान्य से बहुत दूर थी। पहले तो एलिसिया ने वैलेरी की पीड़ा भरी चीखों को अनदेखा कर दिया, यह मानते हुए कि दर्द बस प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये स्पष्ट हो गया कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। वैलेरी के कोर में एक आवश्यक घटक की कमी थी, जिससे उसका विकास बीच में ही रुक गया। इस अधूरे विकास ने उसे एक पीड़ादायक अधर में लटका दिया। उसका शरीर दो रूपों के बीच फंस गया, क्योंकि वह भी परिवर्तन की प्रक्रिया में फंस गया था। लानत है, मैंने सोचा था कि उसके कोर को विकसित करने में उसकी मदद करना उसे आगामी लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके कोर के साथ इतनी गंभीर समस्या होगी, एलिसिया ने उत्सुकता से कहा। जीवन के पेड़ के ठीक सामने रुककर उसने पेड़ को वैलेरी के शरीर में ऊर्जा इंजेक्ट करना बंद करने का आदेश दिया, जिससे विकास रुक गया। जैसे ही जीवन के पेड़ ने अपनी ऊर्जा वापस ली, वैलेरी को उलझाने वाली लताएं भी पीछे हट गईं, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसका शरीर दर्द से हिंड गया। तुम्हें कैसा लग रहा है? एलिसिया ने वैलेरी की हालत देखने के लिए नीचे झुकते हुए पूछा। वैलेरी की आंखें कसकर बंद थीं और उसकी सांसें उथली और उखड़ी हुई थीं। फिर भी अपनी थकी हुई अवस्था में भी उसने जवाब देने की ताकत पाई। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हें 100 बार मार सकती हूँ, वैलेरी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में ठंडा व्यंग्य था। एलिसिया का मुंह इस तीखी टिप्पणी पर थोड़ा सा फड़क उठा। मैं सिर्फ तुम्हारे कोर को रैंक 1 तक विकसित करने में मदद करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, उसने कहा। उसका लहजा अब और भी गंभीर हो गया था, क्योंकि उसने वैलेरी को ध्यान से देखा। संघर्ष के बावजूद, अब जबकि जीवन के पेड़ ने ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर दी थी, वैलेरी का आधा विकसित कोर स्थिर होने लगा था और कुछ घंटों में ये सामान्य हो जाएगा। नोव एल बी JNN। वैलेरी की हालत में सुधार होने के बावजूद एलिसिया अपने चेहरे से उदासी नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि उसने अभी भी मूल समस्या की पहचान नहीं की थी, और अंतर्निहित समस्या को हल किए बिना वैलेरी के लिए पूरी तरह से विकसित होना और रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनना असंभव होगा। जब वैलेरी का कोर स्थिर हो गया और दर्द सहनीय स्तर तक कम हो गया, तो उसने धीमी आवाज में बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। बीहा, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पेड़ खराब नहीं हो रहा है? एलिसिया ने अपनी आंखें घुमाईं और कहने ही वाली थी कि जीवन के पेड़ में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब उसने सोचा कि यह पहली बार था जब उसने इसका इस्तेमाल किया था, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और वह चुप रही। भाड़ में जाओ, वैलेरी ने गुस्से में कहा, एलिसिया की चुप्पी से निराश होकर, और उसे कोसना जारी रखा। पहले तो एलिसिया ने अपमान को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कई मिनट तक लगातार गाली गलौज करने के बाद आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने वैलेरी को वापस कोसना शुरू कर दिया। जोडा चुपचाप देखती रही कि दोनों महिलाएं शापों की लड़ाई में लगी हुई थीं, एक दूसरे पर इस तरह से अपमान बरसा रही थी जैसे कि कल कभी होगा ही नहीं।
कई लंबे मिनटों के बाद वे दोनों आखिरकार शांत हो गईं, हालांकि वे एक दूसरे को जहरीली नजरों से घूरती रहीं। अगर मैं तुम्हें हरा सकती तो मैं तुम्हें शौचालय में बहा देती, वैलेरी ने उदास होकर कहा, उसकी आवाज में द्वेष था। हमेशा परिपक्व रहने वाली एलिसिया ने खतरे को नजरअंदाज किया और इसके बजाय वैलेरी के चेहरे के चारों ओर एक बुलबुला बनाने के लिए अपने प्रकाश तत्व का उपयोग किया, जिससे वह प्रभावी रूप से चुप हो गई। अपने तुच्छ प्रतिशोध से संतुष्ट महसूस करते हुए एलिसिया ने अपना ध्यान वापस जीवन के पेड़ पर लगाया और धैर्यपूर्वक पृथ्वी के अन्य एसरैंकस के आने का इंतजार किया। एक बार जब वे एकत्र हो गए तो उसने अपने कोर को विकसित करने में उनकी मदद करने के लिए जीवन के पेड़ का उपयोग करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। वैलेरी के विपरीत बाकी एसरैंकस बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स में विकसित हुए। तो आखिरकार जीवन के पेड़ में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, एलिसिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसने वैलेरी की ओर देखा, खुश होने और यह साबित करने के लिए तैयार कि पेड़ पूरी तरह से ठीक काम कर रहा था। लेकिन जब उसने वैलेरी की हालत देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत काले धब्बे पड़ गए। एक पल में वह वैलेरी के पास आ गई, उसने पूछा और उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम्हें क्या हो रहा है? वैलेरी के शरीर से ठंडी ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल निकल रहा था, जिससे उसके आसपास की हर चीज जम रही थी। हालांकि एलिसिया रैंक 4 कोर रिवॉल्वर थी, लेकिन ठंडी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वैलेरी को छूने पर उसके हाथ जम गए। वैलेरी ने एलिसिया के उन्मत्त प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो गई है। एलिसिया ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके ठंडी ऊर्जा के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई। उसने पाया कि ऊर्जा सीधे वैलेरी के आधे विकसित कोर से आ रही थी और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे रोक नहीं पाए। कुछ ही सेकंड में ठंडी ऊर्जा ने वैलेरी को पूरी तरह से घेर लिया और उसे एक ठोस बर्फ जैसे कोकून में फंसा दिया, जिससे वह बाहरी दुनिया से अलग हो गई। अध्याय 1193 यूनिवर्सल स्प्रिंग भाग 1। जब अनास्तासिया को अपने नियंत्रण में मौजूद राक्षसों में से एक से संदेश मिला तो वह तुरंत उसकी दिशा में दौड़ पड़ी। चूंकि वह उन राक्षसों के स्थान को समझ सकती थी जिन्हें वह नियंत्रित कर रही थी, इसलिए उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां उसकी मुलाकात उस केकड़ा राक्षस से हुई जिसे उसने पहले नियंत्रित किया था। अनास्तासिया को देखते ही केकड़ा राक्षस ने अपने पंजे हिलाए और उसे तेजी से समुद्र के गहरे क्षेत्र में ले गया। जब अनास्तासिया केकड़े का पीछा कर रही थी तो उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और पाया कि वे केंद्रीय द्वीप के स्थान से केवल 50,000 किलोमीटर दूर थे। इस क्षेत्र में अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो ड्रैगन के लिए गड़बड़ी को भांपना मुश्किल नहीं होगा। मुझे अगर संभव हो तो किसी भी लड़ाई से बचना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा और देखा कि केकड़ा रुक गया था। उसने अपने पंजे से नीचे की ओर इशारा किया और जब अनास्तासिया ने नीचे देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने एक विशाल सांप जैसा प्राणी देखा जो गहरे नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था, नीचे सो रहा था। एक शुरुआती स्तर का रैंक 6 जल ड्रैगन। अनास्तासिया ने मन ही मन सोचा, फिर अपनी नज़र समुद्र तल पर घुमाई, ठीक उसी जगह जहां सोता हुआ ड्रैगन लेटा था। जैसे ही उसने समुद्र तल की जांच की, उसने एक विशाल संरचना की धुंधली रूपरेखा देखी, ठीक वैसे ही जैसा इवान ने उसे बताया था। इस संरचना का उल्लेख अध्याय 996 में किया गया था। हालांकि वह अभी भी कुछ दूरी पर थी और इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि यह मोटी समुद्री घास से अस्पष्ट थी। वह बता सकती थी कि यह संरचना सामान्य नहीं थी। एनास्तासिया ने सोते हुए ड्रैगन पर अपना ध्यान वापस लाने से पहले एक पल के लिए संरचना को देखा। मैं इस ड्रैगन को नहीं पहचानती, उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसने अतीत में ड्रैगन के बीच काफी समय बिताया था और अधिकांश उच्चस्तरीय ड्रैगन से परिचित थी। हालांकि ये रैंक 6 जल ड्रैगन उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित था, जिससे वह इसकी पहचान के बारे में उलझन में पड़ गई। हालांकि वह इस बारे में उत्सुक थी कि यह जल ड्रैगन कहाँ से आया है। एनास्तासिया जानती थी कि इस पर विचार करने का यह समय नहीं था। केकड़ा राक्षस को जाने का आदेश देने के बाद उसने अपनी उपस्थिति को छुपाया और नीचे की ओर तैरना शुरू कर दिया, विशाल संरचना की ओर बढ़ रही थी। मैं सोल रेजोनेंस का उपयोग करके इसे आसानी से मार सकती हूँ, लेकिन एक बार जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो ड्रैगन द्वीप पर सभी ड्रैगन तुरंत मुझे पहचान लेंगे, उसने सोचा और तैरते हुए नीचे उतरी और सोते हुए ड्रैगन पर हमला करने के विचार को तुरंत खारिज कर दिया। छाया ड्रैगन की पूर्वज के रूप में अपनी स्थिति के कारण अनास्तासिया ने खुद को छिपाने में महारत हासिल की। यहाँ तक कि जब वह सो रहे ड्रैगन से मात्र मीटर की दूरी पर थी, तब भी वह उसकी उपस्थिति को नोटिस करने में विफल रहा और गहरी नींद में सोता रहा। जानवर को परेशान किए बिना अनास्तासिया ने विशाल संरचना की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया। चतुर चालों के साथ उसने चुपचाप संरचना को ढकने वाले समुद्री शैवाल को हटा दिया और कुछ ही मिनटों में पूरी संरचना उसकी आंखों के सामने उजागर हो गई। क्या ये किसी तरह का टेलीपोर्टेशन या स्पेस आइसोलेशन संरचना है? अनास्तासिया ने जटिल विवरणों का अध्ययन करते हुए एक भौं उठाए।
जब उन्होंने एंडरसन को मैग्मारा किंगडम में फंसाया था तब उसने एशले को अंतरिक्ष अलगाव संरचना बनाने में मदद की थी, हालांकि यह उस संरचना से कहीं ज्यादा सरल थी जिसका सामना उसने अब किया है। फिर भी इस संरचना ने उसे ऐसा ही एहसास कराया जैसे कि इसका अंतरिक्ष हेरफेर से कुछ लेना देना हो। क्या मुझे इसे सक्रिय करने के लिए इसमें अपना विश्वसार इंजेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? अनास्तासिया ने सोचा, उसके चेहरे पर एक झिझक भरी नज़र थी। उसे यकीन नहीं था कि उसका विश्वसार संरचना को सक्रिय करेगा या नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसके विश्वसार का उपयोग करने से पास में सो रहे ड्रैगन को सचेत किया जा सकता था। भले ही मैं इस संरचना की तस्वीरें एशले को इसके बारे में पूछने के लिए भेजूं, कौन जानता है कि उसे जवाब देने में कितना समय लगेगा। साथ ही वह शून्य सुरंग से निपटने में व्यस्त है। अनास्तासिया ने अनिश्चितता महसूस करते हुए भौहें से कोड़ी। उसने बहुत देर तक सोचा और एक पल के लिए झिझकने के बाद वह आखिरकार संरचना के केंद्र में खड़ी हो गई। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसे ही उसने संरचना के केंद्र में कदम रखा, उसके पैरों के नीचे से एक काली छायादार शक्ति फैलने लगी जो चुपचाप पूरे गठन को कवर करने के लिए फैल गई। शक्ति ने कोई लहर नहीं छोड़ी और पानी को परेशान नहीं किया। कोई ऊर्जा तरंग नहीं थी, कोई पता लगाने योग्य आभा नहीं थी, और यहाँ तक कि पास में सो रहा रैंक 6 ड्रैगन भी इस बात से अनजान था कि क्या हो रहा था और अपनी शांतिपूर्ण नींद जारी रखी। एक बार जब संरचना पूरी तरह से उसकी काली शक्ति में समा गई तो अनास्तासिया ने अपना हाथ संरचना की सतह पर रखा और धीरे धीरे उसमें अपना विश्वसार डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका सार संरचना में प्रवाहित हुआ, काली शक्ति ने थोड़ा कांपते हुए प्रतिक्रिया की और संरचना के ऊर्जा हस्ताक्षर के किसी भी निशान को पूरी तरह से छिपा दिया। ये काम कर रहा है, अनास्तासिया ने सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने महसूस किया कि संरचना प्रतिक्रिया देना शुरू कर रही है। काली शक्ति के नीचे इसकी फीकी चमक ये संकेत दे रही थी कि यह धीरे धीरे सक्रिय हो रही थी। जैसे ही अनास्तासिया को उम्मीद होने लगी कि वह ड्रैगन को सचेत किए बिना संरचना को सक्रिय कर सकती है, अंधेरे शक्ति के नीचे संरचना से चमक तेज हो गई, बहुत तेज। इसे छिपाने के उसके प्रयासों के बावजूद संरचना से ऊर्जा तरंगें उसके नियंत्रण से बाहर होने लगीं। सोते हुए ड्रैगन की बड़ी पलकें थोड़ी सी फड़कीं, मानो वह जागने वाला हो। मत उठो कमीने, अनास्तासिया ने चुपचाप प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना अनुत्तरित रही क्योंकि संरचना से आने वाली ऊर्जा तरंगें तीव्रता से बढ़ गईं और कुछ ही क्षणों में रैंक 6 ड्रैगन की आंखें खुल गईं। ड्रैगन वास्तव में सैकड़ों वर्षों की नींद के बाद जागा था, इसलिए भले ही वह अब जाग गया था, लेकिन उसकी लंबी नींद ने उसके दिमाग को थोड़ा धुंधला कर दिया था और वह अनास्तासिया को एक चकित भाव से घूर रहा था। उसकी राजसी आंखें धीरे धीरे केंद्रित हो रही थीं। जब ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली तो अनास्तासिया ने कोई डर नहीं दिखाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई क्योंकि वह यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आई थी और न ही वह मामले को बढ़ाना चाहती थी। ड्रैगन के अभी भी आधे सोए होने का फायदा उठाते हुए उसने अपना सारा विश्वसार संरचना में डाल दिया। जैसे जैसे सार उसमें प्रवाहित होता गया, संरचना के चारों ओर चमक बढ़ती गई, जिससे आसपास का समुद्र तीव्र प्रकाश में जगमगा उठा। ये चकाचौंध करने वाली चमक 100 किलोमीटर तक फैल गई, जिसने ड्रैगन सहित क्षेत्र के जीवों को अचंभित कर दिया। पानी का ड्रैगन अभी भी आधा होश में था, चमकती हुई रोशनी के सामने पलकें झपकाए। चमक ने उसे उसकी स्तब्ध अवस्था से बाहर निकाला और उसकी ठंडी राजसी आंखें अब अनास्तासिया पर टिकी हुई थीं। दहाड़, ड्रैगन के गले से धरती हिला देने वाली दहाड़ निकली, जिससे लाखों किलोमीटर तक समुद्र के पानी में कंपन होने लगा। क्रोधित ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ को अनास्तासिया की ओर घुमाते हुए हमला किया ताकि उसे संरचना से दूर कर सके। अनास्तासिया की ठंडी निगाहें निकट आ रही पूंछ पर टिकी हुई थीं और वह अपनी सोल रेजोनेंस स्किल को सक्रिय करने के लिए तैयार थी ताकि वह एक पल में पानी के ड्रैगन को नष्ट कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसके पैरों के नीचे की संरचना सक्रिय हो गई। एक पल में संरचना की ऊर्जा ऊपर उठ गई, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया और जिस क्षण पूंछ उसे मारने वाली थी, अनास्तासिया समुद्र से गायब हो गई, पतली हवा में गायब हो गई। अध्याय 1194 यूनिवर्सल स्प्रिंग भाग 2। समुद्र तल संरचना द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने पर अनास्तासिया ने खुद को एक विशाल घास के मैदान के बीच में खड़ा पाया। जहां तक नजर जा सकती थी, जमीन फैली हुई थी, हर दिशा में रंग बिरंगे पौधों के साथ समृद्ध जीवंत घास से ढकी हुई थी। ऊपर आसमान हल्का नीला था, जो तैरते हुए सफेद बादलों से सजा हुआ था जो क्षितिज पर सुस्ती से घूम रहे थे। शैडो ड्रैगन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके विशाल मैदान को स्कैन किया, ये समझना चाहती थी कि यह किस तरह का स्थान है। हालांकि जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाया तो उसने पाया कि उसके आसपास सैकड़ों हजारों किलोमीटर के दायरे में कोई जीवित प्राणी नहीं था। हालांकि उसे जीवन का पता नहीं चला, लेकिन उसने जो खोजा उससे वह हैरान रह गई। यहाँ सैकड़ों अलग अलग तरह की उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां उग रही हैं, उसने खुद से कहा। एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह गहरे बैंगनी फूलों से भरी एक फूलों की क्यारी के सामने खड़ी थी।
क्यारी विशाल थी और प्रत्येक बैंगनी फूल एक सुखदायक सुगंध उत्सर्जित कर रहा था जिसने उसके मन को शांत किया और उसकी आत्मा को पोषित किया। अधिकांश बैंगनी फूलों में 2 पंखुड़ियां थीं, लेकिन कुछ में 3 थीं और लगभग 6 फूलों में 4 पंखुड़ियां थीं, और 4 पंखुड़ियों वाले फूलों की सुखदायक सुगंध 3 पंखुड़ियों वाले फूलों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक शक्तिशाली थी। वायलेट सोल नरिशिंग फ्लावर्स, अनास्तासिया ने चौंककर फुसफुसाया। यूटोपिया में ये फूल लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सैकड़ों हैं। जब वह घुटनों के बल बैठी और 4 पंखुड़ियों वाला एक वायलेट सोल नरिशिंग फ्लावर तोड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया, तो उसकी आवाज़ में उसका आश्चर्य साफ झलक रहा था। जिस क्षण अनास्तासिया ने फूल खाया, उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो पहले से ही रैंक 6 के शिखर पर थी, थोड़ी बढ़ गई है। सुधार मामूली था, लगभग ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन तथ्य यह है कि उसने एक फूल से थोड़ी वृद्धि प्राप्त की, जिससे वह अवाक रह गई। ये चीज़ उतनी ही आश्चर्यजनक है जितना रिकॉर्ड कहते हैं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि वायलेट सोल नरिशिंग फ्लावर्स के अलावा अनगिनत जड़ी बूटियां और पौधे थे, वे सभी अपने आप में मूल्यवान खजाने थे। ये जगह कहाँ है? अनास्तासिया ने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं क्योंकि वह अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। वह इधर उधर देखती रही और थोड़ी देर बाद उसे कुछ सूझा और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को जमीन की गहराई में, सतह के नीचे घुसते हुए निर्देशित किया। कुछ क्षणों के अवलोकन के बाद उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसने अपनी इंद्रियों को वापस ले लिया। सतह समृद्ध जड़ी बूटियों और उच्च स्तरीय पौधों से भरी हुई है, जबकि भूमिगत कई उच्च स्तरीय सामग्रियां हैं, उसने कहा, जमीन के नीचे दुर्लभ सामग्रियों की विविधता को याद करते हुए जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। लेकिन अनास्तासिया अभी जड़ी बूटियों या सामग्रियों को इकट्ठा करने की जल्दी में नहीं थी और उसने घास के मैदान को और आगे तलाशने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे इस जगह की प्रकृति के बारे में सुराग दे सके। जब वह खोज रही थी तो अनास्तासिया को आखिरकार एक तालाब के बीच में एक छोटे से द्वीप पर स्थित एक पत्थर का मंच मिला। जब वह पत्थर के मंच के सामने उतरी तो वह दंग रह गई क्योंकि मंच के ऊपर वही संरचना थी जिसने उसे यहाँ पहुँचाया था। अनास्तासिया ने लंबे समय तक उस संरचना को देखा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि उसे वह सब याद आ रहा था जो उसने समुद्र तल पर पहली बार संरचना को देखने पर महसूस किया था, और सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद उसे एक एहसास हुआ। तो यहाँ बैंगनी आत्मा को पोषण देने वाले फूल हैं, फूल जो यूटोपिया में बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि यह जगह बिल्कुल भी यूटोपिया नहीं है। यह एक गुप्त क्षेत्र है, प्राचीन के मकबरे की तरह, उसने नई समझ के साथ चारों ओर देखते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस जगह को अंतरिक्ष के नियमों की अत्यधिक उच्च स्तर की समझ रखने वाले किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, और अगर मैं यहां से जाना चाहती हूं तो मुझे इस संरचना का उपयोग करना होगा। जब अनास्तासिया इस निष्कर्ष पर पहुंची तो उसके चेहरे पर भ्रम की एक झलक दिखाई दी, जिससे वह इस जगह को बनाने वाले व्यक्ति के बारे में उत्सुक हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इवान को इसके बारे में कैसे पता चला। सबसे अजीब बात इस जगह के नियम हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि इस जगह को किसी ने बनाया है, फिर भी मैं यहाँ के सभी नियमों को उतनी ही स्पष्टता से महसूस कर सकता हूँ जितना कि मैं यूटोपिया में महसूस करता हूँ। ये किसी गुप्त क्षेत्र की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि यूटोपिया के एक प्राकृतिक हिस्से की तरह लगता है। जब अनास्तासिया गुप्त क्षेत्र की प्रकृति के कारण आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी तो उसने अचानक विश्वसार में एक बड़ी गड़बड़ी महसूस की और अपना सिर घुमाया, पत्थर के मंच की विपरीत दिशा में देखा जहां संरचना स्थित थी। जब अनास्तासिया ने अपना सिर घुमाया तो उसने दूर से बादलों को हिंसक रूप से घूमते हुए देखा और हल्के नीले रंग की ऊर्जा की एक लहर सुनामी की तरह बाहर की ओर बढ़ी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढक लिया। ऊर्जा तरंग का नज़ारा लुभावना था और हालांकि यह अजेय बल के साथ आगे बढ़ी, लेकिन अनास्तासिया को इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने पहचान लिया कि ऊर्जा तरंग का कारण क्या था। विश्वसार, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि वह सभी दिशाओं में फैलती ऊर्जा के विशाल विस्तार को देख रही थी। NOWELL-BE-IN.C ओम। अनास्तासिया के लिए भी ये पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी मात्रा में विश्वसार को एक जगह पर इकट्ठा होते देखा था, इतना घना कि यह नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, जिसने उसे वास्तव में चौंका दिया। आखिर वहां क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। उसका दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसी घटना का कारण क्या हो सकता है। विश्वसार को अभी भी वहां घूमते हुए देखकर बिना और समय बर्बाद किए वह उड़ गई, सीधे ऊर्जा तरंग के केंद्र की ओर उड़ गई। जैसे जैसे वह पास आए, हवा में विश्वसार का घनत्व नाटकीय रूप से बढ़ गया। जल्द ही ऊर्जा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां यह तरल रूप में संघनित होने लगी, आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह गिरने लगी। यह पागलपन है, अनास्तासिया ने अपनी सांस के नीचे कहा। विश्वसार का तरल में बदलना और आकाश से बरसना उसकी कल्पना से परे था।
तरल विश्वसार के झरने के बीच से उड़ते हुए अनास्तासिया ने कुछ ही क्षणों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय की और अंततः अशांति के स्रोत पर पहुंच गई, एक विशाल झरना जो आकाश तक पहुंच गया था। जिस क्षण अनास्तासिया ने विशाल झरने पर नजर डाली, वह बीच हवा में रुक गई, उसकी सांस उसके गले में अटक गई, उसका शरीर अविश्वास में जम गया। यूनिवर्सल स्प्रिंग, अध्याय 1195 यूनिवर्सल स्प्रिंग भाग 3। अनास्तासिया ने अपने सामने गहरे नीले झरने को देखा, उसकी सांसें अटक गईं और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। विश्वसार की विशालता को देखने के बाद मुझे यह एहसास हो जाना चाहिए था कि यूनिवर्सल स्प्रिंग के अलावा दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह की घटना का कारण बन सकता है, उसने खुद से कहा और शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। यूनिवर्सल स्प्रिंग दुनिया के सबसे दुर्लभ खजानों में से एक है। ये रैंक 5 से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए बेकार है, लेकिन रैंक 5 या उससे ऊपर पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह अस्तित्व में सबसे प्रतिष्ठित वस्तुओं में से एक है। रैंक 5 से नीचे के लोगों के लिए यूनिवर्सल स्प्रिंग बेकार है। इसका कारण यह है कि इसका उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति के पास स्थापित कानूनों के साथ अपनी खुद की दुनिया होनी चाहिए। रैंक 5 कोर इवॉल्वर बनकर ही कोई व्यक्ति अपनी कानून मुहर को अपनी ब्रह्मपूर्ण दुनिया के साथ मिला सकता है, इसे एक अराजक दुनिया में बदल सकता है। रैंक 5 या उससे ऊपर का कोर इवॉल्वर यूनिवर्सल स्प्रिंग को अपनी दुनिया में रख सकता है, जहां यह अपने आप दुनिया में विलीन हो जाएगा। किसी व्यक्ति की दुनिया को थोड़ा मजबूत करने के अलावा यूनिवर्सल स्प्रिंग का प्राथमिक कार्य ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत प्रदान करना है। एक बार जब कोई व्यक्ति इसे अपनी दुनिया में विलीन कर लेता है, तो यूनिवर्सल स्प्रिंग लगातार वर्ल्ड एसेंस उत्पन्न करेगा, जो उसके मालिक को अनिवार्य रूप से असीमित ऊर्जा प्रदान करेगा। सांख्यिकीय शब्दों में, यूनिवर्सल स्प्रिंग हर सेकंड में 1,00,000 पॉइंट वर्ल्ड एसेंस उत्पन्न कर सकता है, और यह इसकी ऊपरी सीमा भी नहीं है। इस अंतहीन ऊर्जा स्रोत के साथ किसी व्यक्ति को कभी भी बिजली खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग एक ऊर्जा जनरेटर की तरह काम करता है, जो उन्हें अंतहीन रूप से ईंधन देता है। यूनिवर्सल स्प्रिंग न केवल असीमित ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह मालिक को अपनी दुनिया के भीतर उच्च स्तरीय संसाधनों को पोषित करने की भी अनुमति देता है। यूनिवर्सल स्प्रिंग की मदद से यहां तक कि रैंक 6 के संसाधन यूटोपिया में बेहद दुर्लभ किसी व्यक्ति की दुनिया के भीतर विकसित किए जा सकते हैं। तो यहाँ इतनी सारी मूल्यवान चीजें होने का कारण ये सार्वभौमिक झरना ही होगा। अनास्तासिया ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, मुझे इसे अपने साथ ले जाना है, उसने कहा, और तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बाहर की ओर भेजा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पूरे झरने को ढंक दिया। उसके ज्ञान के अनुसार सार्वभौमिक झरने का एक कोर है, और झरने को सफलतापूर्वक लेने के लिए उसे उस कोर को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। झरने के मूल को खोजने में अनास्तासिया को अधिक समय नहीं लगा, जो झरने के तल पर पूल के भीतर गहराई में दबा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पानी में कूद गई और उसकी ओर तैरने लगी, लेकिन जैसे ही वह कोर के पास पहुंची, क्षेत्र में विश्वसार का घनत्व दम घोंटने लगा। यहां तक कि अपनी दुर्जय शक्तियों के साथ अनास्तासिया को भी घने विश्वसार को पार करना मुश्किल लगा। कोर के आधे रास्ते में उसने महसूस किया कि उसका शरीर अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है, जिससे उसे सुरक्षा के लिए अपने ड्रैगन स्केल को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अतिरिक्त ढाल के बावजूद उसे आगे बढ़ना मुश्किल लगता था, क्योंकि विश्वसार का दबाव और भी तीव्र होता जा रहा था। आखिरकार जब वह कोर से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके ड्रैगन स्केल भी पर्याप्त नहीं थे, और उसने अपनी सोल रेजोनेंस स्किल को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने घुटन भरे विश्वसार को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। हालांकि राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि झरने के कोर ने और भी ज्यादा मात्रा में विश्वसार उत्पन्न किया, जिससे घनत्व एक ऐसे स्तर तक बढ़ गया जिससे आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया। अपनी शक्ति और सोल रेजोनेंस के इस्तेमाल के बावजूद अनास्तासिया को कुछ 100 मीटर की बची हुई दूरी पार करने और कोर तक पहुंचने में लगभग 3 मिनट लग गए। एक बार जब वह कोर तक पहुंच गई, तो उसने अपने चेहरे पर सदमे के भाव के साथ अपने सामने संगमरमर के आकार की काली गेंद को देखा। यहां तक कि एक पीक रैंक 5 कोर इवॉल्वर भी इस वातावरण में दम घुटने से मर जाएगा, उसने खुद से कहा, अभी भी अपनी सांसें संभाल रही थी। NOWELL-BE-IN.C-OM। ठीक होने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और कोर को पकड़ लिया। यूनिवर्सल स्प्रिंग के कोर में कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी, इसलिए भले ही वह उसे रोकने की कोशिश करने के लिए भारी मात्रा में वर्ल्ड एसेंस उत्पन्न कर रहा था, लेकिन वह उसे जब्त करने से नहीं रोक सका। एक बार जब अनास्तासिया ने इसे अपने हाथ में ले लिया, तो उसने जल्दी से इसे अपने कोर वर्ल्ड में संग्रहित किया और इसे अपनी दुनिया के साथ विलय करने से रोकने के लिए इसे सील कर दिया। जिस क्षण उसने कोर को दूर रखा, तालाब में मौजूद वर्ल्ड एसेंस खत्म होने लगा और पानी का रंग धीरे धीरे गहरे नीले से हल्के नीले रंग में बदल गया। अनास्तासिया ने इन परिवर्तनों की परवाह नहीं की और अपने सोल रेजोनेंस को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसे थकावट की लहर महसूस हुई। मुझे यहाँ कुछ दिनों तक आराम करने की ज़रूरत है ताकि मैं सोल रेजोनेंस के इस्तेमाल के तनाव से उबर सकूं,
उसने जोर से कहा। उसे पता था कि पानी का ड्रैगन शायद अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था और वह अपनी मौजूदा हालत में बाहर जा सकती थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, तालाब के तल पर किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने ऊर्जा की एक किरण नीचे भेजी और जल्द ही एक छोटा चौकोर आकार का काला पत्थर उसकी ओर तैरता हुआ आया। यह क्या है? अनास्तासिया ने पत्थर को पकड़ लिया। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें भ्रम में सिकुड़ गईं। पहली नज़र में काला पत्थर बिल्कुल साधारण लग रहा था। इसकी सतह पर उकेरे गए अजीबोगरीब पैटर्न के अलावा इसमें बाहरी रूप से कुछ भी खास नहीं था। हालांकि अनास्तासिया को पता था कि इसे दिखावट से आंकना बेहतर नहीं है। यूनिवर्सल स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न विश्वसार की विशाल मात्रा के भारी दबाव में जो कुछ भी बरकरार रह सकता है वह सामान्य से बहुत दूर होना चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बाद किसी से इसकी जांच करवानी होगी, उसने धीमी आवाज में कहा, और पत्थर को हटाओ। तालाब से निकलने के बाद अनास्तासिया ने गुप्त क्षेत्र के बाकी हिस्सों की खोज शुरू की। वह घंटों भटकती रही, घास के मैदानों में बिखरी हुई अनगिनत जड़ी बूटियां और उच्च स्तरीय सामग्री इकट्ठा करती रही। क्षेत्र में संसाधनों की विशाल मात्रा के लिए समय की आवश्यकता थी और उसकी खोज के अंत तक उसे सब कुछ इकट्ठा करने में पूरे 3 दिन लग गए थे। तब तक उसका शरीर भी अपनी आत्मा प्रतिध्वनि क्षमता का उपयोग करने के तनाव से पूरी तरह से उबर चुका था। एक बार फिर पत्थर के मंच के सामने खड़ी होकर, जिस पर संरचना स्थित थी, अनास्तासिया ने शांत खाली मैदानों के चारों ओर नजर डाली। मुझे उम्मीद है कि पानी के ड्रैगन में इतनी समझ है कि वह मुझे कोई परेशानी न दे, उसने जोर से कहा, और एक चमकदार रोशनी की झिलमिलाहट के साथ संरचना सक्रिय हो गई और पलक झपकते ही वह गुप्त क्षेत्र से गायब हो गई। 1196 2 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स। भाग 4। अज़रागोथ। दुनिया का लाल नारंगी आकाश ऐसे फट रहा था मानो कोई अकल्पनीय शक्ति उसे पूरी ताकत से चीर रही हो। पूरी दुनिया में गरजती हवा सीटी बजाती हुई चल रही थी, अपने साथ ऊपर की अराजकता को ले जा रही थी। जैसे कि घूमती हुई अराजक ऊर्जा से भरी एक विशाल काली दरार फैल रही थी, और जल्द ही आकाश सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक काला हो गया। दरार से 2 विशाल पंजे बाहर निकले और एक शक्तिशाली आभा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया ने चारों ओर भर दिया। जिस क्षण पंजे उभरे, काली दरार, जिसने दुनिया के नियमों के तहत उपचार के संकेत दिखाए थे, पुनर्जीवित होना बंद हो गया और ढहने के संकेत दिखाए, जैसे कि उसके अंदर पनप रही अराजक ऊर्जा किसी भी क्षण फट जाएगी। वेलगोथ, जो इवान से कुछ दूरी पर खड़ा था, उसने 2 विशाल पंजों को देखा जो आकाश को ढांक रहे थे और उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। भले ही वह पूरे एल्ड्रांथिया साम्राज्य को कवर करने वाली बाधा के अंदर खड़ा था, फिर भी वह पंजों की भयानक ताकत को महसूस कर सकता था, जैसे कि उन पंजों का मालिक उसे एक ही वार से खत्म कर सकता है। इवान के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। उन पंजों को देखकर ही वह बता सकता था कि उन पंजों का मालिक रैंक 6 कोर रिवॉल्वर था और सिल्वन से कमजोर नहीं था, जो पहले से ही शुरुआती स्तर के रैंक 6 की सीमा पर था। नोव एल बी JNN। हालांकि मुझे कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी, लेकिन लानत है, उन्होंने वास्तव में रैंक 6 कोर रिवॉल्वर को मेरे जैसे छोटे से मछली को पकड़ने के लिए भेजा, जो कुछ दिन पहले ही रैंक 3 पर पहुंचा था। इवान ने मन ही मन को कोसा, अपनी नज़र वेलगोथ की ओर घुमाते हुए। ध्यान न खोएं और उन्हें तैयार रखें, उसने तेजी से आदेश दिया। इवान की आवाज़ सुनकर वेलगोथ अचानक अपनी उलझन से बाहर आ गया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी झिझक थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या इवान वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को संभाल सकता है जिसने अपने पंजों के अलावा कुछ नहीं करके आकाश को 2 हिस्सों में बांट दिया हो। इवान ने वेलगोथ की झिझक को देखा, लेकिन उसे आश्वस्त करने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय वर्ल्ड कोर के साथ अपने संबंध का इस्तेमाल किया। उस कनेक्शन के जरिए उसने अपने पीछे छोड़े गए शुद्धसार के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल किया और अज़रागोथ वर्ल्ड की शक्ति का इस्तेमाल करके उसने महल में स्थित वर्ल्ड पैसेज को पूरी तरह से छिपा दिया। दुनिया की शक्ति से इसकी रक्षा करते हुए इवान को भरोसा था कि जब तक रैंक 6 का कोई व्यक्ति विशेष रूप से इसकी खोज नहीं करता, वे इसे नहीं पा सकेंगे। जब इवान वर्ल्ड पैसेज को छिपा रहा था, तब आकाश में दरार स्थिर हो गई और विशाल पंजे पीछे हट गए। हालांकि गड़गड़ाहट, पंजे के हटने के बमुश्किल 1 सेकंड बाद अज़रागोथ वर्ल्ड खुद हिंसक रूप से कांपने लगा और दरार से एक पहाड़ जैसी आभा फूट पड़ी। एल्ड्रांथिया साम्राज्य को ढकने वाली बाधा टूट गई और एक पल में पूरा साम्राज्य ढह गया, खंडहर में बदल गया, मानो ये किसी खोई हुई सभ्यता के अवशेष हों। वेलगोथ का चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया जब उसने देखा कि एल्ड्रांथिया दरार के दबाव में धूल में गिर रहा है और उसका शरीर कांप रहा था। उसके अंदर क्रोध उमड़ रहा था। इवान भी इस दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि लगभग तुरंत ही 3 शक्तिशाली आभाएं दुनिया पर उतरीं, जिसमें आकाश को चीरने वाले प्राणी की आभा भी शामिल थी। अरे, मुझे पकड़ने के लिए उन्होंने कितने शक्तिशाली लोगों को भेजा! इवान ने फिर से शाप दिया जब उसने ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल शेर जैसा प्राणी दरार से निकल रहा है, जो आकाश में ऊंचा उठ रहा है।
शेर जैसा प्राणी ग्रुला था, जो क्रिथोरियन का रैंक 5 माउंट था, जिसने वेलगोथ से बात की थी जब उसने उनसे संपर्क किया था। विशाल ग्रुला के बगल में जल्गा खड़ा था, जो 5 मीटर लंबा मानव जैसा चींटी जैसा प्राणी था। जब इवान की नज़र जल्गा के विशाल पंजों पर पड़ी तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह वही है जिसने आकाश को चीर दिया था। अंत में इवान की नज़र तीसरी आकृति की ओर गई जो ग्रुला के सिर के ऊपर खड़ी थी और उसने क्रिथोरियन को देखा, जिसके चौकोर आकार के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। ये मादरचोद, क्या तुम गंभीर हो? उन्होंने मेरे जैसे किसी को पकड़ने के लिए 2 रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स और एक पीक रैंक 5 भेजा। इवान ने भीगे हुए दांतों से बड़बड़ाया, उसका मुंह अविश्वास में फड़क रहा था और एक पल के लिए अज़रागोथ वर्ल्ड से भागने का विचार उसके दिमाग में आया। हालांकि उसने भागने के बारे में सोचा, लेकिन वह नहीं हिला और शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। यह मुश्किल हो सकता है, शायद असंभव, लेकिन मुझे भागने से कम कोशिश तो करनी चाहिए। इवान ने आकाश में 3 प्राणियों को संकुचित आंखों से देखा और उसका दिमाग दौड़ने लगा। जब इवान उन्हें देख रहा था, क्रिथोरियन और अन्य लोगों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से अज़रागोथ वर्ल्ड को छानना शुरू कर दिया, जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में, और कुछ ही सेकंड में उन्होंने इवान और वेलगोथ को ढूंढ लिया। इवान और वेलगोथ के अलावा उन्हें केवल एल्ड्रिच हॉरर्स और राक्षस मिले, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि अज़रागोथ दुनिया के बाकी एल्ड्रिच जीव कहाँ थे। हालांकि वे अन्य एल्ड्रिच जीवों को न पाकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि जब तक इवान यहाँ था तब तक बाकी दुनिया जल सकती थी। जब तीनों जीवों की आध्यात्मिक इंद्रियां उस पर टिक गईं, तो इवान को लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर गिर गया हो और उसका मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे कुछ पेंच ढीले हो गए हैं। मैं उनके आध्यात्मिक दबाव को भी नहीं झेल सकता, फिर भी मैं यहाँ हूँ, उन सभी से लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए इवान ने अपनी शून्य ऊर्जा को सक्रिय किया, जिससे वह भौतिक और शून्य स्थानों के बीच मौजूद रह सका। इस कदम ने उस पर आध्यात्मिक दबाव को काफी कम कर दिया और साथ ही उसने वेलगोथ की ओर देखा, उसे अपनी आंखों से तैयार होने का संकेत दिया। जब वेलगोथ ने इवान का संकेत देखा तो उसने सिर हिलाया और अपनी अस्त व्यस्त दुनिया के अंदर देखते हुए थोड़ा पीछे हट गया। जब वेलगोथ पीछे हट रहा था, इवान के सामने की जगह ढह गई और क्रिथोरियन वहां प्रकट हुआ। तुम उतने खास नहीं लगते जितना कि अफवाहें तुम्हें बताती हैं। 1197 एक शॉट एक किल भाग 1। तुम उतने खास नहीं लगते जितना कि अफवाहें तुम्हें बताती हैं। जब इवान ने क्रिथोरियन की बातें सुनी तो उसे बीच वाली उंगली दिखाने का मन हुआ। मैं अभी रैंक 3 पर पहुंचा हूं, कमीने। तुम किस तरह की खासियत की उम्मीद कर रहे थे? अपनी रैंक 6 कोर इवॉल्वर शक्ति से मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? उसने मन ही मन को कोसा, अपने सामने चौकोर सिर वाले व्यक्ति को देखकर। आश्चर्यजनक रूप से जब क्रिथोरियन उसके सामने आया तो उसने अपने ऊपर दबाव डालने वाले सभी दबाव को वापस ले लिया, जिससे इवान को आखिरकार ठीक से सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। इसके अलावा इवान ने एक और बात नोटिस की कि जब क्रिथोरियन ने उसके बारे में बात की कि वह खास नहीं लग रहा है, तो उसकी आवाज में कोई तिरस्कार नहीं था, केवल निराशा थी, जैसे कि उसने वह चीज नहीं देखी जिसका वह इंतजार कर रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम उससे अपने रैंक 3 स्तर के बराबर स्तर पर लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। जल्गा, मानव जैसा दिखने वाला चींटी जैसा प्राणी, क्राइथोरियन के बगल में आकर अवाक स्वर में पूछा। खैर, हालांकि मुझे पता था कि वह अब सिर्फ रैंक 3 कोर रिवॉल्वर है, फिर भी मुझे लगा कि वह मेरे खिलाफ लड़ पाएगा। आखिरकार, आप जानते हैं, ये वही है, क्राइथोरियन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और आह भरी। क्या बकवास चल रही है? इवान अपने सामने हो रहे दृश्य को देखकर दंग रह गया और उसने 2 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स को अजीब नज़र से देखा। जिस तरह से क्रिथोरियन और अन्य लोग अज़रागोथ वर्ल्ड में घुसे थे और वेलगोथ से जो बातें उसने सुनी थी, उससे इवान को लगा कि वे तुरंत उस पर हमला कर देंगे या उसे देखते ही बिना लड़े आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहेंगे। लेकिन उस स्क्रिप्ट का पालन करने के बजाय ये लोग आराम से बातें कर रहे थे, जैसे कि वे टहलने निकले हों। जब क्रिथोरियन और जल्गा ने इवान की अजीब नज़र देखी तो उन्होंने तुरंत बात करना बंद कर दिया और उसे गंभीरता से देखा। बस स्पष्ट करने के लिए, तुम ही हो जो मुझे पकड़ने के लिए ओरिजिन यूनिवर्स से आए हो, है ना? इवान ने पूछा जब क्रिथोरियन और जल्गा ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जिस तरह से वे अभिनय कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उसे पकड़ने आए थे। इवान की बात सुनकर क्रिथोरियन और जल्गा के हाव भाव बदल गए और उन्होंने वेलगोथ की ओर देखा, जो खड़ा था कुछ दूरी पर। केवल वेलगोथ को पता था कि वे इवान को पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं, और अब जब इवान ने सीधे तौर पर इस बारे में बात की थी तो ये स्पष्ट था कि उसे किसने बताया था। हालांकि वे समझ गए थे कि वेलगोथ ने इवान को उनके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया और निराशा में बस अपना सिर हिला दिया। क्रिथोरियन इवान की ओर मुड़ा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, तुम सही हो, मैं क्रिथोरियन हूँ, मदर एडिलेसा की कमान के तहत एक सिल्वर गार्ड, और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ हूँ। इवान आश्चर्यचकित था कि क्रिथोरियन ने उसके सवाल का इतना सीधा जवाब दिया था।
लेकिन उसका ध्यान तुरंत सिल्वर गार्ड और मदर एडिलेसा शब्दों की ओर गया। मदर एडिलेसा, क्या यह उस आदिम का नाम है जो मुझे पकड़ना चाहता है? उसने खुद से सोचा, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। इवान के विचारशील चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि क्रिथोरियन को अंदाजा हो गया है कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। मदर एडिलेसा कीटों की जनक है और जनक में भी वह सबसे शक्तिशाली में से एक है। इवान जब क्रिथोरियन के शब्द सुनता है तो दंग रह जाता है और उसे तुरंत याद आता है जब उथेरिक ने उसे मूल ब्रह्मांड के बारे में बताया था, जिसमें उसने बताया था कि आदिम प्राणियों के अलावा सबसे शक्तिशाली प्राणी जनक हैं, जिनकी शक्ति आदिम प्राणियों से भी अधिक है। मुझे लगा कि यह कोई आदिम प्राणी है जो मुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन अगर यह आदमी जो कह रहा है वह सच है, तो क्या मेरा अनुमान गलत था? क्या वह व्यक्ति जो मुझे पकड़ना चाहता है कोई आदिम प्राणी नहीं बल्कि यह कीट माता है? इवान के विचार तेजी से दौड़ने लगे और वह और भी भ्रमित हो गया जब उसे याद आया कि जब वेलगोथ ने उसे उस व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश की थी जो उसे पकड़ना चाहता था, तो क्या हुआ था। वेलगोथ उस व्यक्ति का नाम नहीं बोल पा रहा था जो मुझे पकड़ना चाहता है, मानो कोई शक्ति उसे रोक रही हो। हालांकि मैं प्रोजेनिटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास किसी के मुंह को इस तरह से बंद करने की क्षमता है। उसने क्रिथोरियन और जल्गा को देखते हुए सोचा, जो अभी भी अजीब तरह से शांत लग रहे थे जैसे कि वे छुट्टी पर हों। आपने जिस कीट माता की बात की, क्या वह वही है जो मुझे पकड़ना चाहती है, या कोई और है जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा है? इवान ने धीमी आवाज में पूछा। सवाल सुनते ही क्रिथोरियन ने अपने कंधे उचका दिए और शांति से जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है कोई और है जिसने मदर एडिलेसा से तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था, और वह इसलिए सहमत हो गई क्योंकि उस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज की पेशकश की जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। क्रिथोरियन के शब्द सुनकर इवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा, किस तरह का प्रस्ताव किसी प्रोजेनिटर को किसी और के लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा? और वह कौन व्यक्ति है जो मुझे पकड़ना चाहता है? मैं नहीं बता सकता कि कौन तुम्हें पकड़ना चाहता है। क्रिथोरियन ने अपना सिर हिलाया और इवान की भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बस मुझे इसके बारे में बोलने की अनुमति नहीं है। तो उसकी स्थिति वेलगोथ जैसी ही है और वह उस व्यक्ति का नाम भी नहीं बोल सकता जिसने इस कीट माँ को मुझे पकड़ने के लिए कहा था। इवान ने अंदर ही अंदर आहें भरते हुए सोचा। अध्याय 1198 एक शॉट एक किल भाग 2। क्षमा करें, क्या आप वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा? इवान ने अपने चेहरे पर एक हैरान नज़र के साथ पूछा, ऐसा महसूस करते हुए कि उसके कान ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इवान की बात सुनकर जल्गा ने सिर हिलाया और उसी लहजे में बोला, मदर एडिलेसा ने तुम्हें पकड़ने के लिए सहमति जताई क्योंकि उसे तुम्हारे जीन चाहिए। इवान के पीछे खड़ा वेलगोथ जल्गा की बात सुनकर लगभग अपना ध्यान खो बैठा और उसने दो रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स और इवान को अजीब तरह से देखा। उसे लगा जैसे वह किसी तरह का नाटक देख रहा हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें। इवान ने अपनी बेचैनी को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और गहरी आवाज में बोला, अगर मैं तुम्हारा मतलब साफ साफ समझूं तो सही तौर पर तुम्हारी मदर एडिलेसा मेरे बच्चे चाहती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वह मुझे प्रजनन मशीन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है न? क्रिथोरियन और जल्गा ने इवान के शब्दों पर विचार किया और एक पल सोचने के बाद दोनों ने अपना सिर हिला दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्गा ने आह भरते हुए कहा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप नहीं जानते, लेकिन अरबों लोग हैं जो मदर एडिलेसा के साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं जा सकता। इवान ने जब जल्गा की बात सुनी तो वह भावशून्य रहा। उसे मदर एडिलेसा की महिमा की परवाह नहीं थी जिसके बारे में वह बात कर रहा था। साथ ही उसे अफसोस हुआ कि अनास्तासिया यहाँ नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर वह यहाँ होती तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। वह जल्गा और दूसरों की बातें सुनकर उन्हें पहले ही गला घोंटकर मार देती। मेरा आकर्षण इतना अधिक है कि एक कीक भी मेरा एक टुकड़ा चाहता है, हो। उसने आत्ममुग्धता से सोचा। हालांकि स्पष्ट रूप से उसका क्राइथोरियन और जल्गा के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसे कीट प्रजनन मशीन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानता था कि यह कीट माँ उसे इसलिए पकड़ना चाहती थी क्योंकि किसी ने उसे उनकी ओर से ऐसा करने के लिए कहा था। वह उनके इरादे नहीं जानता था, लेकिन उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि यह कुछ भी अच्छा नहीं था। इवान ने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए क्रिथोरियन और जल्गा को देखा। फिर उसने अपना मुंह खोला और गंभीर आवाज में बोला, मूल रूप से मैं तुम सभी को मार डालना चाहता था जैसे ही तुम मेरे सामने आए, लेकिन ये देखते हुए कि तुमने यहाँ आने के बाद मेरे प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाए और मेरे सवालों के जवाब भी दिए, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जैसे ही उसने कहा, इवान के चारों ओर का आभामंडल पूरी तरह से बदल गया और सब कुछ, जिसमें अंतरिक्ष और उसके चारों ओर का विश्वसार भी शामिल है, विघटित होने लगा जैसे कि कोई शक्तिशाली शक्ति उन्हें अस्तित्व से मिटा रही हो। क्रिथोरियन और जल्गा के हाव भाव तब बदल गए जब उन्होंने इवान के आभामंडल में परिवर्तन महसूस किया और खतरे की एक छोटी सी भावना ने उन्हें घेर लिया।
धमकी की भावना बहुत छोटी थी और वे जानते थे कि इससे उन्हें बहुत नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उनके रैंकों में अंतर को देखते हुए यह अभी भी जल्गा और जल्गा को चौंका देता है कि इवान उनके लिए खतरा बन सकता है। आपके पास दो विकल्प हैं। इवान को क्रिथोरियन और जल्गा के हाव भाव में परिवर्तन की परवाह नहीं थी। पहला, आप जिस रास्ते से यहाँ आए थे उसी रास्ते से वापस जाएं, और दूसरा, पीछे का क्षेत्र इवान पूरी तरह से काला हो गया और घने अंधेरे में सिंहासन पर बैठी एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दे रही थी। आकृति की एक सुनहरी और एक काली आंख थी और आकृति से सभी दिशाओं में भय की एक भयावह आभा फैल गई। तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकते हो और यहाँ दफन हो सकते हो। एक पल के लिए जब क्रिथोरियन और जल्गा ने इवान के शब्दों को सुना और अंधेरे में बैठी आकृति की निगाह को महसूस किया, तो उन्हें लगा जैसे कि उन्हें एक सर्वोच्च प्राणी घूर रहा है जो उन्हें एक उंगली से मार सकता है। हालांकि जैसे ही यह अजीब भावना उनके दिमाग में फैली, उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और अजीब भावना तुरंत गायब हो गई। हालांकि अजीब भावना गायब हो गई, लेकिन छाया में सिंहासन पर अंधेरा और अस्पष्ट आकृति बनी रही और शून्यता की अजीब आभा अभी भी इवान के चारों ओर मंडरा रही थी, सब कुछ विघटित कर रही थी। अगर कोई और रैंक 3 कोर इवॉल्वर होता जिसने उनसे कहा होता कि अगर वे लड़े तो उन्हें यहाँ दफना दिया जाएगा, तो जल्गा और क्रिथोरियन उनके चेहरे पर हंसी उड़ाते। लेकिन इस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और इवान की बातों को गंभीरता से लिया। हालांकि वे इवान से सामान्य रूप से बात कर रहे थे, लेकिन वे दोनों इस पूरे समय अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग ये देखने के लिए कर रहे थे कि उनके आसपास कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इससे पहले इवान ने उनसे पूछा था कि क्या वे ही उसे पकड़ने आए थे, जिसका मतलब है कि उनके आने से पहले ही उसे उनके बारे में पता चल गया था। ये जानते हुए भी कि वे आ रहे हैं, इवान भागा नहीं और उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं की, जिसका मतलब था कि उसके पास निश्चित रूप से वापस लड़ने के लिए कुछ साधन थे। लेकिन हालांकि जाल्गा और क्रिथोरियन जानते थे कि इवान के पास किसी तरह की योजना है और जब उसने कहा कि उन्हें यहाँ दफनाया जाएगा तो वह मजाक नहीं कर रहा था, उन्होंने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। मुझे लगता है कि आप नहीं जानते, लेकिन हमारी कीट जाति में मदर एडिलेसा से हमें जो आदेश मिलता है वह निरपेक्ष है। इसलिए भले ही हम वापस जाना चाहें, हम आपको पकड़ने से पहले नहीं जा सकते, क्रिथोरियन ने शांत स्वर में कहा और उसकी बेसबॉल जैसी आंखें लड़ाई की भावना से चमकने लगीं। और ईमानदारी से, अगर मैं पीछे हट भी सकता तो भी मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि जिस क्षण से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम मर जाओगे? इवान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इवान की बात सुनकर क्रिथोरियन ने अपना सिर हिलाया और उसके शरीर से एक दबंग आभा फूट पड़ी, जिसने सैकड़ों हजार किलोमीटर के क्षेत्र को हिला दिया और इवान पर दबाव डाला। ये निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। जैसे ही क्रिथोरियन ने कहा, जाल्गा और ब्रुला ने भी अपनी आभा छोड़ी और एक पल के लिए पूरा अज़रागोथ विश्व हिल गया, मानो ये कृत्रिम रूप से बनाया गया विश्व किसी भी क्षण ढह जाएगा। तुम गलत हो। क्रिथोरियन के शब्द सुनकर इवान के होंठ ऊपर की ओर उठे और उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया। इस लड़ाई का नतीजा बहुत पहले ही तय हो चुका है। जैसे ही इवान ने अपना हाथ उठाया, उसके सामने एक द्वार खुल गया और उसमें से एक भयावह आभा फूट पड़ी, जो क्राइथोरियन और अन्य लोगों से कम नहीं थी, और उसमें से एक आकृति बाहर निकली। मुझे लगता है कि मैंने अध्याय 771 में ड्रैवन का उल्लेख किया था। जिस क्षण फ्लोरिटा बाहर निकली, उसकी नज़र क्रिथोरियन और जल्गा पर पड़ी, जो बिना रोक टोक के अपनी आभा छोड़ रहे थे और इवान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, जो उसके पीछे खड़ा था। अपने हाथ की एक सरल लहर के साथ फ्लोरिटा ने जल्गा और क्रिथोरियन की आभा को आसपास से हटा दिया और खुशी से इवान की ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, इवान ने आगे बढ़कर बात की। अनास्तासिया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हालांकि मैं तुमसे बात करना पसंद करूंगा, तुम यहाँ केवल 5 मिनट के लिए रुक सकते हो, इसलिए समय समाप्त होने से पहले उनसे निपट लो। फ्लोरिटा ने जो शब्द कहना चाहा था उसे निगल लिया, यह महसूस करते हुए कि इवान सही था, और अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। समय समाप्त होने से पहले समस्या से निपटने का फैसला किया। फ्लोरिटा की निराश नज़र देखकर इवान एक पल के लिए झिझका, क्योंकि उसे याद आया कि अनास्तासिया ने उसे पंखों वाली महिला के बारे में क्या बताया था। 1/3। हालांकि यह थोड़ा बचकाना लगता है, जब तक कि यह उसे खुश करता है। इवान ने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी आसमान की ओर उठाए और उत्साहवर्धक लहजे में कहा, जाओ जाओ, मौत के दूत, उन सभी को मार डालो। फ्लोरिटा, जो मुड़ने ही वाली थी, इवान की बात सुनकर जम गई। उसका चेहरा लाल हो गया। किसने तुम्हें ऐसा बोलने के लिए कहा? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। इवान का मुंह उसके जवाब पर फड़क उठा, इतनी अजीब बात कहने के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अनास्तासिया ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी बुलाऊं तो मैं तुम्हें इसी तरह प्रोत्साहित करूं, इसलिए। उसने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा।
ये सुनकर कि यह अनास्तासिया ही थी जिसने इवान को उसके पिछले चुनिब्यो स्व के बारे में बताया था, फ्लोरेटा के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं और बिना कुछ कहे वह प्रिथोरियन और जल्गा की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में ठंडे हत्यारे इरादे चमक रहे थे। मैं वापस आने के बाद लेडी अनास्तासिया से अच्छी बातचीत करूंगी, उसने सोचा, अपने सामने 2 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स को देखते हुए जैसे कि वे पहले से ही मरे हुए आदमी हों। बस उन्हें 1 मिनट के लिए रोको। मुझे पता है कि इतने कम समय में रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स को मारना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास उन्हें खत्म करने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। बस उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने न दें। इवान की आवाज़ फ्लोरेटा के दिमाग में गूंजी और उसने बिना पीछे देखे सिर हिला दिया। इवान ने ऑल जीरो अथॉरिटी की शेष अवधि की जांच की और देखा कि उसके पास केवल 8 सेकंड बचे थे। यह महसूस करते हुए कि उसका समय सीमित था, उसने ग्रुला को देखा, जो अभी भी आसमान में तैर रहा शीर्ष रैंक 5 शेर जैसा प्राणी था, और उसकी ओर बढ़ा। उन्हें बुलाने के लिए तैयार रहो। इवान की आवाज़ वेलगोथ के कानों तक पहुंची, जो अभी भी फ्लोरेटा की अचानक उपस्थिति से स्तब्ध था। अध्याय 1200 डेथ रिंग का सच्चा आतंक भाग 1। नाम इवान एजरोथ। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 65%। रैंक मध्य स्तर रैंक 3। रक्तरेखा डूमब्रिंगर। आंशिक रूप से जागृत दूसरा चरण। शक्ति 3855 6012। चपलता 3900 6090। धीरज 4125 6325 जोड़ 6325। शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 4500 8000। सहनशक्ति 4060 6450। बुद्धि 3830 6120 जोड़ 612। झूठे पूर्वज शीर्षक का प्रभाव। आदिम छाया ऊर्जा 6000 9500। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 75%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि। आत्मा हथियार विनाश का हलबद। मध्य स्तर रैंक 3 पर पहुंचने के बाद इवान के आंकड़े बहुत बढ़ गए और लगभग दोगुने हो गए। जैसे ही उसने ग्रोला की ओर बढ़ते हुए अपने आंकड़ों पर नजर डाली, उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी और उसने अपने छाया कब्जा कौशल का उपयोग किया, खुद को मध्य स्तर रैंक 4 गोबू के साथ मिला लिया, जो वर्तमान में उसका सर्वोच्च रैंक वाला छाया मरे हुए व्यक्ति था। जैसे ही इवान गोबू के साथ विलीन हुआ, उसकी आभा तेजी से बढ़ी, लगभग रैंक 4 के शिखर पर पहुंच गई और उसके आंकड़े एक बार फिर बदल गए। शक्ति 6012 18325। चपलता 6090 18436। धीरज 6325 19850 जोड़ 6325। शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 8025,000। सहनशक्ति 6450 अनंतता। बुद्धि 6120 17240 जोड़ 612। मिथ्या पूर्वज शीर्षक का प्रभाव। आदिम छाया ऊर्जा 9500। अपने पूरे शरीर में शक्ति के प्रवाह के साथ इवान को ऐसा लगा जैसे वह एक ही मुक्का मारकर किसी को भी मार सकता है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह उसके आंकड़ों में अचानक वृद्धि के कारण उत्पन्न एक भ्रम मात्र था, और वह अभी भी ग्रोला का सामना करने में सक्षम नहीं था, जो रैंक 5 के शिखर पर था। अपने ऑल जीरो अथॉरिटी के अभी भी प्रभावी होने का लाभ उठाते हुए उसने डेथ गार्डियन अथॉरिटी को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण डेथ गार्डियन अथॉरिटी सक्रिय हुई, बूम, उसके सभी आंकड़े 5 गुना बढ़ गए और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। शक्ति 18325 91625। चपलता 18436 92180। धीरज 19850 99250 जोड़ 6325। शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 25125,000। सहनशक्ति 6450 अनंतता। बुद्धि 17240 86200 जोड़ 612। झूठे पूर्वज शीर्षक का प्रभाव। आदिम छाया ऊर्जा 9547,500। जैसे जैसे इवान के आंकड़े 5 गुना बढ़ गए और 1 लाख के करीब पहुंच गए, उसका खून खौलने लगा और कच्चा माल उबलने लगा। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ने आसपास के स्थान को अव्यवस्थित कर दिया। जिस क्षण उसने ग्रुला की ओर गोली चलाई, उस क्षण से लेकर उसके आंकड़े बढ़ने तक सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ, क्योंकि उसे केवल अपनी 2 क्षमताओं को सक्रिय करना था। क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ, ग्रुला को इवान से पहले प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। जिसकी चपलता अब 1 लाख अंकों के करीब थी, उसके सामने प्रकट हुई। इवान के शरीर से निकलने वाली भयानक कच्ची शक्ति ने शेर जैसे प्राणी को इतना डरा दिया कि उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने भागने की कोशिश की। लेकिन इवान, जो अब मानव रूप में एक राक्षस था, ग्रुला को भागने की अनुमति कैसे दे सकता था?
इवान की आवाज़ सुनकर वेलगोथ अपनी स्तब्धता से बाहर आया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने इवान को देखना बंद कर दिया, जो ग्रुला की ओर भागा था, और अपना ध्यान क्रिथोरियन और अन्य लोगों की ओर लगाया, केवल ये देखने के लिए कि किसी बिंदु पर एक पारदर्शी पिंजरा, रंग में गहरा काला, फ्लोरिटा, क्रिथोरियन और जलगा के चारों ओर बन गया था, जिससे वे इसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पिंजरे के अंदर फंसने के बाद क्रिथोरियन अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ फ्लोरिटा से कुछ कह रहा था। हालांकि पिंजरे के कारण वेलगोथ कुछ भी नहीं सुन सका, केवल ये देख पाया कि क्रिथोरियन और जलगा दोनों किसी कारण से बहुत सदमे में थे। मुझे भी उन्हें बुलाना चाहिए, वेलगोथ ने बड़बड़ाया, ये देखकर कि सब कुछ ठीक था और जैसा कि वह था अभिनय करने वाला था। गड़गड़ाहट। आसमान से एक भयानक आभा फूटी, जिसने पूरे अजरागोथ विश्व को हिलाकर रख दिया। विस्फोटक आभा के बल से पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए वेलगोथ ने अपने दिमाग में हलचल महसूस की। भयानक आभा को आकाश से आते हुए महसूस करते हुए वेलगोथ ने तुरंत ऊपर देखा, और जैसे ही उसने देखा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। क्या बकवास चल रहा है? उसने सदमे से भरी आवाज में बड़बड़ाया, क्योंकि उसने देखा कि आकाश खून की धुंध से भर गया था और ग्रुला के शरीर के अंग, उसके पिछले पैर, पंजे, सिर और अन्य अंग आसमान से गिर रहे थे। उसके शरीर से निकलने वाली कच्ची शक्ति मूर्त हो गई, जिसने आसपास के स्थान को दबा दिया और ग्रोला को जगह पर बंद कर दिया, जिससे उसे पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिला। उसी समय उसने स्काईफॉल कौशल को सक्रिय किया, विश्वसार के 1,00,000 अंकों का उपयोग करके अपनी शक्ति को 50,000 से अधिक बढ़ाने के लिए। दहाड़। एक जानवर की दहाड़ जो दुनिया के अंत की घोषणा करती प्रतीत हुई, इवान के शरीर से फूट पड़ी, क्योंकि उसकी शक्ति का आंकड़ा 1,00,000 से अधिक हो गया, जो 140,000 से अधिक अंकों की भयानक शक्ति तक पहुंच गया। जैसे ही इवान ने अपनी मुट्ठी बंद की और ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए अपनी बांह को पीछे खींचा, हजारों किलोमीटर के भीतर का स्थान ढह गया, जिससे अंदर की अराजक ऊर्जा प्रकट हुई। नोव एल बी JNN। दहाड़, दहाड़, दहाड़। जानवरों की दहाड़ उसके शरीर से निकलती रही, क्योंकि उसका खून उत्तेजना से उबल रहा था, और विनाश की एक भयावह आभा सभी दिशाओं में फैल गई। इस विनाशकारी आभा का लक्ष्य ग्रुला को लगा कि उसका दिमाग घूम रहा है और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि उसे पहले कभी नहीं हुआ था। संकट की इस जबरदस्त भावना से प्रेरित होकर ग्रुला ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने रक्तसार को भी जला दिया, और आखिरकार इवान की कच्ची ऊर्जा की कैद से मुक्त हो गया। हालांकि जब तक वह मुक्त हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसने देखा कि उसके शरीर की ओर एक छोटी मुट्ठी बढ़ रही थी। मुट्ठी के उस पर वार करने से पहले ही ग्रुला का दिमाग खाली हो गया, मानो उसकी आत्मा कच्ची शक्ति के दबाव को झेल नहीं पाए और वह गिर पड़ा। जैसे ही इवान की मुट्ठी उसके विशाल शेर जैसे शरीर पर वार करने वाली थी, ग्रुला की गर्दन के चारों ओर बंधा एक काला कॉलज जल उठा और उसके शरीर के सामने एक धातु की ढाल सामने आई, जो इवान के हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जैसे ही धातु की ढाल इवान की मुट्ठी से निकलने वाली कच्ची शक्ति के संपर्क में आई, वह कांपने लगा। उसी समय इवान ने उपहास किया और निर्णायक रूप से अपने दूसरे अधिकार, मास्टर ऑफ शैडोज को सक्रिय किया। मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार। अपने अधिकार, मास्टर ऑफ शैडोज का उपयोग करके आप अपने सभी कौशलों को पूर्ण प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। इस पूर्ण प्रभाव के दौरान आपके सभी कौशल लक्ष्य की रक्षा के 100% को अनदेखा कर देंगे। आपके कौशल अब आपके रैंक द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे, और एक महत्वपूर्ण हिट की संभावना 75% बढ़ जाएगी। एक बार सक्रिय होने के बाद मास्टर ऑफ शैडोज का पूर्ण प्रभाव 20 सेकंड तक रहता है। इस अधिकार का उपयोग महीने में केवल एक बार किया जा सकता है, और इसे सक्रिय करने के लिए विश्वसार की आवश्यकता होती है। मास्टर ऑफ शैडोज के प्रभाव में इवान की मुट्ठी एक काली आभा के साथ चमक उठी, और धमाका। ग्रुला के सामने की धातु की ढाल नाजुक कांच की तरह बिखर गई, और इवान की मुट्ठी सीधे शेर जैसे प्राणी के सिर पर जा गिरी। क्रिटिकल हिट। क्रिटिकल हिट की 75% संभावना सक्रिय हो गई, और अगले ही पल ग्रुला का शरीर फिसफोस की भयानक शक्ति के तहत तुरंत खून की धुंध में उड़ गया। उसके पैर, सिर और शरीर के अन्य अंग सभी दिशाओं में उड़ गए और पूरा आकाश कांप उठा। ग्रुला को मारने के बाद भी भयानक मुट्ठी बल आगे बढ़ता रहा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। सैकड़ों हजार किलोमीटर के भीतर का आकाश ढह गया, जिससे अराजक, घूमती हुई ऊर्जा से भरा काला शून्य दिखाई दिया। दहाड़। ग्रुला, जिसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था और आकाश से नीचे गिर रहा था, निराशा में दहाड़ने लगा, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में उसने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी और उसकी जीवन शक्ति गायब हो गई।